नमस्कार। खेती किसानी और पशुपालन पर आधारित हमारा खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में मैं अनामिका आप सभी किसान भाइयों बहनों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हर बार की तरह हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे कृषि समाचार के साथ और देखेंगे कृषि जगत में आज क्या है खास। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते आज क्या है खास खबरें खेती में। नारियल उपजाए किसान, सरकार दे रही है अनुदान। टीकाकरण संक्रामक रोग से दुग्धारू पशु सुरक्षा की गारंटी। मिल्की मशरूम उत्पादन कर यही है सही समय। नारियल विकास बोर्ड की स्थापना देश में नारियल के उत्पादन और उपयोग के विकास के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा की गई। नारियल खाने में विविध उपयोग के साथ साथ हस्तशिल्प की आकर्षक वस्तुएं बनाने में भी काम आता है। राज्य सरकार भी नारियल विकास बोर्ड के तहत नारियल खेती के विस्तार सहित कई सारी योजनाएं चला रही है और किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु अनुदान भी दे रही है। पशुपालक कृषकों, टीकाकरण दुग्धारू पशुओं में होने वाली खतरनाक संक्रामक बीमारियों के विरुद्ध एक कारगर औजार है। इसलिए किसान भाइयों को दुग्धारू पशुओं का टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए। हर टीके का एक निश्चित समय होता है। गलाघोटू और लंगड़ी बीमारी से बचाव के लिए टीका मई जून में तथा खुरपका मुंहपका रोग से बचाव के लिए टीकाकरण साल के सितंबर माह तक अवश्य करवा देना चाहिए। वर्ष में एक बार टीकाकरण हो जाने से पूरे साल के लिए पशु सुरक्षित हो जाते हैं। खबरें खेती में आगे बढ़ते हुए आज आपकी मुलाकात वैशाली जिले के पढ़ेरा ग्राम के किसान किशन कुमार सिंह से, जो जैविक विधि से प्याज की खेती कर सफलता की नई कहानी गढ़ रहे हैं। खेतों की हरियाली और क्यारियों में पौधों की रुपाई बता रही है कि बिहार का यह बुजुर्ग किसान प्याज की खेती कर रहा है। वैशाली जिले के पढ़ेरा ग्राम के किसान किशन कुमार सिंह मौसमी मार और बाजार के आशंकित होने के बावजूद बेहतर उत्पादन के लिए अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। किसान पहले से भी प्याज की खेती करते आ रहे हैं। इस बार इन्होंने 2 बीघा में प्याज लगाया है और खाद के रूप में वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। माटी और मनुष्य के स्वास्थ्य तथा पर्यावरण के प्रति इनकी जागरूकता इन्हें जैविक खेती की ओर ले आई है। जैविक खाद के प्रयोग से खेतों में लागत के दोगुना मुनाफे की उम्मीद पाले यह किसान पौधों की परवरिश में लगा हुआ है लगातार। किसान भाइयों, बढ़ता तापमान आम और लीची के लिए नुकसानदेह साबित होता है, लेकिन इनके मंजरों को कीट और फफूंदी से खतरा रहता है। इसलिए अभी के मौसम में कृषि वैज्ञानिक से परामर्श लेकर टीकानाशक एवं फफूंदनाशक का प्रयोग आम एवं लीची के पौधों पर बेहद आवश्यक है। मौसम पर अब किसी का अख्तियार नहीं होता है, लेकिन आम और लीची के मंजरों एवं फूलों फलों को कीटों फफूंदियों से किसान बचा सकते हैं। बिहार के लिए आम और लीची दोनों ही फल काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये दोनों फल किसानों की जेबें भरने के साथ ही राष्ट्रीय फलक पर बिहार का नाम रोशन करते हैं। इसलिए मंजरों की सुरक्षा उत्पादक किसानों की सर्वोच्चतम प्राथमिकता होनी चाहिए। किसान स्थानीय कृषि वैज्ञानिकों से परामर्श लेकर इमिडा क्लोरोप्रिड 1 मिलीलीटर 2 लीटर पानी में घोल एवं सल्फ्लेक्स 2 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाकर पौधों पर छिड़काव कर दे तो मंजर और फल कीटों एवं फफूंदों से सुरक्षित हो जाएंगे। किसान भाइयों, मशरूम की खेती किसान सालों भर कर सकते हैं। मशरूम के अलग अलग प्रभेद उचित मौसम में लगाकर किसान अच्छी आय ले सकते हैं,
क्योंकि मशरूम की मांग में जबरदस्त वृद्धि देखी जा रही है। अभी मार्च के महीने में किसान भाई मिल्की मशरूम उपजा सकते हैं। इसी तरह सितंबर और अक्टूबर में ऑयस्टर मशरूम एवं नवंबर एवं दिसंबर में बटन मशरूम की खेती किसानों को समृद्ध कर सकती है। अब एक नजर मंडी के ताजा भाव पर। राजधानी पटना समेत प्रदेश की विभिन्न मंडियों में आज आलू और प्याज के भाव कुछ इस प्रकार स्थिर बने हुए हैं। लाल आलू 1400 रुपए प्रति क्विंटल, सफेद आलू 1300 रुपए प्रति क्विंटल, नासिक प्याज 2000 रुपए प्रति क्विंटल। और चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार न्यूनतम तापमान लगभग 18 से 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना लगातार बनी हुई है। 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं बहने की भी संभावना है। किसान भाइयों, इस समय चने की फसल में फली बोरर का हमला हो सकता है। फली बोरर से फसल को बचाने के लिए आपको सलाह दी जाती है कि 600 लीटर पानी में साइपरमेथ्रिन 400 मिलीलीटर या क्लोरपाइरिफॉस 1.25 लीटर का घोल बनाकर छिड़काव अवश्य कर दें। मक्का, किसानों को सलाह दी जाती है कि वसंत ऋतु में मक्का में नाइट्रोजन उर्वरक 35 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में छिड़काव अवश्य करें। देर से होने वाली मक्का की फसल की सिंचाई अवश्य आप कर सकते हैं। कृषि समाचार में अभी आपने कृषि संबंधी कई नई जानकारियाँ ली। आइए अब बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। किसान भाइयों बहनों, आज मंगलवार का दिन है और आज के दिन हम अपना विशेष कार्यक्रम फ़ोन इन लाइव लेकर आते हैं, जहां हमारे विशेषज्ञ आपकी सभी समस्याओं का निदान बताते हैं। तो शुरू हो जाइए अपने प्रश्नों के साथ। आपको सीधे लिए चलते हैं स्टूडियो, जहां हमारे कृषि वैज्ञानिक मौजूद हैं आपके सभी प्रश्नों का हल लेकर। कृषि दर्शन कार्यक्रम देख रहे सभी किसान भाइयों को राकेश कुमार कश्यप का नमस्कार। किसान भाइयों, कृषि में कई सारे अवयव जुड़ने के बाद ही कृषि की संपूर्ण परिकल्पना देखी जाती है। अभी अगर आप देखें तो कृषि में भूमि एवं जल संरक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिस पे कि काम करने की ज़रूरत है और बहुत सारे काम हो भी रहे। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कृषि में भूमि एवं जल संरक्षण की योजनाएं एवं उससे किसान कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। इस विषय पे हमारे साथ विशेषज्ञ भाग लेंगे। डॉक्टर वेंकटेश नारायण सिंह, निदेशक भूमि संरक्षण, बिहार सरकार में है। आप इनसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको हमारा टोल फ्री नंबर डायल करना होगा। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456-171। तो आप इस नंबर का उपयोग करें और इस विभाग में या भूमि संरक्षण और जल संरक्षण, मुख्यतः भूमि संरक्षण है लेकिन जल संरक्षण उसके बाद की एक प्रक्रिया है, तो इससे आप क्या क्या लाभ ले सकते हैं इसकी जानकारी आप ज़रूर लें। सर, सबसे पहले तो अगर देखें भूमि संरक्षण जब हम बात करते हैं बिहार के परिदृश्य में, तो ये कितना महत्वपूर्ण है हमारे किसानों के लिए? नमस्कार किसान भाइयों, भूमि संरक्षण का महत्व आजकल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। सभी लोग जानते हैं कि ज़मीन के ऊपर की 6 इंच की मिट्टी ही उपजाऊ होती है और ये तेज़ वर्षा के कारण जब ये मिट्टी बह जाती है तो खेत का उपजाऊपन कम हो जाता है और इसी उद्देश्य से इसको बचाने की ज़रूरत होती है। तो बचाने के इसके बहुत सारे तरीके हैं ताकि जो गिरते हुए पानी के रफ्तार को कम कर सके। तो हम लोग का मुख्य फोकस होता है ये कि जहाँ भी वर्षा का पानी गिरे उसको रोकने का प्रयास किया जाए, उसके रफ्तार को कम करने का प्रयास किया जाए ताकि वो अपने साथ मिट्टी का कटाव कम करे। इसके लिए संरचनाएं बनाई जाती है। हम लोग पानी को स्टोर करते हैं। ये मुख्यतः साउथ बिहार के जिलों में ही कार्यान्वित की जाती है, जहाँ की वाटर स्कार्सिटी है, ग्राउंड लेवल नीचे है और वहाँ अगर हम पानी एकत्रित कर लेते हैं
तो लाइफ एक्टिविटीज प्रारंभ हो जाती है। खरीफ के सीजन में पानी एकत्रित करते हैं तो खरीफ के फसलों का उससे पटवन कर पाते हैं। कुछ रेसिडुअल वाटर बच जाता है जो रबी के फसलों के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। तो रबी के फसलों में खास करके इस साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया जा रहा है। तो भूमि संरक्षण के ऐसे क्षेत्रों में जहाँ की हम लोग थोड़ा बहुत भी पानी मुश्किल से इकट्ठा कर पाते हैं, वहाँ हम मिलेट की खेती को बढ़ावा दे सकते हैं। भूमि संरक्षण मुख्य रूप से किन किन जिलों में आप लोग ज़्यादा फोकस करते हैं? भूमि संरक्षण मुख्य दक्षिण बिहार के 17 जिलों में जहाँ की वाटर स्कार्सिटी है, ग्राउंड वाटर लेवल कम नीचे है उन्हीं जिलों में हम लोग केंद्रित करते हैं जहाँ ड्रिंकिंग वाटर की समस्या है। ऐसे जिलों को ज़्यादातर फोकस किया जाता है। अभी तक हमारा कार्य क्षेत्र मात्र 17 जिले ही हैं दक्षिण बिहार के 17 जिलों में, जहाँ पे पानी की लगातार कमी रहती है, तो उस पर हम लोग फोकस करते हैं ताकि पानी थोड़ी मात्रा में भी अगर हम एकत्रित कर लें तो उससे बहुत सारी फ़ायदे हो जाते हैं। वहाँ के मवेशियों को पीने का पानी मिल जाता है, वहाँ के किसान को सप्लीमेंटल इरिगेशन दे पाते हैं, कुछ सब्जी वगैरह उगा पाते हैं। तो ऐसे जगह जहाँ की पानी पीने की समस्या, अगर थोड़ा भी पानी हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। भूमि संरक्षण की जब कार्य की बात करते हैं तो क्या ये मुख्य रूप से सरकारी ज़मीनों पे ही किया जाता है या इसमें निजी किसानों की भी सहभागिता होती है? नहीं, ये दोनों ही तरह के ज़मीनों पर हम लोग काम करते हैं। अनुदान का दर अलग अलग होता है। अगर किसी सरकारी ज़मीन पर एक किसान भाई जुड़ गए, उनका फ़ोन ले लेते हैं, फिर बात करते हैं हम लोग। हेलो, प्रणाम, आप अपना नाम बताएं। कहाँ से बोल रहे हैं? आप अपने टीवी के वॉल्यूम को कम कर दीजिए, तभी आपकी आवाज़ हम लोग तक बेहतर तरीके से आएगी। जी बताइए, अपना प्रश्न बताइए। आवाज़ स्पष्ट नहीं हो पा रही है, आपने अपने टीवी के वॉल्यूम को कम नहीं किया है। छत पर जल को संरक्षण करने के लिए जी कोई योजनाएं सरकार की चल रही है जिसके द्वारा चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है इनका कि छत पे या वर्षा के पानी, छत पर जो पानी छत पर एकत्रित उसको नहीं करना है, छत पर जो पानी गिरता है उसको कहीं भी एकत्रित करना है। ये सरकार का एक प्रावधान भी आया है। अभी आगे आने वाले लगातार ये, चूंकि शहरी क्षेत्रों में इसके अलावा और कोई उपाय नहीं बचता है, तो अभी सरकार का फोकस है कि वर्षा का पानी जो छत पर गिरे वो उसका कहीं भंडारित किया जाए और उसका उपयोग किया जाए। इसके लिए ऐसी कोई योजना हमारी समझ से नहीं हुई अभी तक योजना हम लोग के इसमें नहीं है, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में, दूसरे जगहों पर है। मतलब अगर छत का उपयोग करना चाहते हैं तो बागवानी के लिए और सब्जियों के खेती के लिए सरकार कई सारी योजना दे रही है। छत पर बागवानी की योजना, छत पे बागवानी की योजना है हम लोग, तो उसका आप उपयोग करें और जब उसी में उस जल का उपयोग भी कर सकते हैं। तो वाटर हार्वेस्टिंग भी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं इसको, कि छत पर जो भी आपका पानी गिरे उसको कहीं भी स्टोर करिए। चलिए, एक और किसान भाई जुड़ गए, उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो 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 जी, आप अपना नाम कहाँ से बोल रहे हैं? कुमार होता जी, प्रश्न बताइए। हम अपने निजी जमीन पर अपना जल संरक्षण करके खुदवाते तो क्या आप मिलेगा? बहुत अच्छा प्रश्न है इनका। ये पूछ रहे हैं कि अगर ये अपने निजी ज़मीन पे जल संरक्षण के लिए या काम करना चाहे तो क्या कर सकते हैं और कैसे आपसे मैंने बताया बिहार के 17 जिलों में निजी ज़मीन पर हम लोग जल संरक्षण के लिए तालाब बनवाते हैं, जिसको हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग टैंक कहते हैं। 2 साइज़ के तालाब बनवाते हैं, 150 गुना 100 गुना 8 और दूसरा 100 गुना 66 गुना 10। तो इस का साइज का हम लोग तालाब बनवाते हैं। बहुत बड़े संख्या में लक्ष्य रहता है, तो अगर आप उन 17 जिलों में से हैं तो आप अपने सहायक भूमि संरक्षण पदाधिकारी या फिर सहायक निदेशक भूमि संरक्षण से संपर्क कर सकते हैं। रोहतास से बोल रहे हैं तो रोहतास में आप संपर्क कर सकते हैं। जिला कृषि कार्यालय में सहायक निदेशक भूमि संरक्षण है, उनसे आप संपर्क कर लीजिए। अभी भी कर लीजिएगा तो मार्च बीतने में कुछ महीने बाकी है, आपको योजना का लाभ मिल जाएगा। चलिए, अभी वक्त हो चला है छोटे से सूचनात्मक अंतराल का और हम तुरंत वापस आते हैं इस अंतराल के बाद।
अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है? बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। किसान भाइयों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं भूमि एवं जल संरक्षण की जो योजनाएं हैं वो आपके लिए कैसे और कितना लाभकारी है उस पर। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सर अभी ब्रेक के पहले लोगों ने पूछा था, जिसमें था कि ये निजी और सरकारी दोनों में कर सकते हैं या क्या, लेकिन ये प्रश्न का जवाब लेंगे उसके पहले किसान भाई जुड़ गए हैं, उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार, आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम विकास कुमार है, मैं गया जिले के बाराचट्टी प्रखंड से बोल रहा हूँ। जी बोलिए विकास जी। मेरा प्रश्न ये है सर कि गया जिले में जितनी भी नदियां हैं या नहरें हैं वो सब बरसाती हैं। बारिश नहीं होती है तो नदियां सूख जाती हैं, और जैसे ही नदियां सूखती हैं सरकार गया जिले के कई पंचायतों को सूखाग्रस्त घोषित कर देती है। तो गया जिले के किसान सर ये जानना चाह रहे हैं कि ऐसा कब तक चलेगा, क्या? ये पॉलिसी से संबंधित प्रश्न है कि बारिश नहीं हुई, नदी सूख गई तो सूखा घोषित कर देते हैं, तो क्या उपाय हो सकता है इसका? इसका हम लोगों ने गया जिला में राज्य में सबसे ज़्यादा काम कराया है पक्का चेक डैम निर्माण का। और इन्हीं नदियों पर जो कि बरसाती नदी हैं, वर्षा के समय में पानी बहता है, उसमें हम लोग 4 फीट पानी रोकते हैं। और जब 4 फीट पानी रोकने से किसान उसका उपयोग कर पाते हैं। जहाँ जहाँ पानी रोकते हैं उसके पक्का चेक डैम कहते हैं। और पक्का चेक डैम का निर्माण से हम लोग मात्र 4 फीट, पूरी नदी को नहीं रोकते, 4 फीट तक पानी रोकते हैं। 4 फीट तक का पानी रोकने से वहाँ के मवेशियों को पीने का पानी मिल जाता है, वहाँ के खेतों में लोग पटवन करते हैं। इस बार जो सुखाड़ की स्थिति में सभी पक्का चेक डैम ने धान की रोपनी में बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। और इवन उसके बाद जब रबी के फसल में भी को लगाने में 2 सिंचाई तक उससे मिल पाता है। तो इसी के लिए ये योजना है, उन्हीं जगहों के लिए। एक तो योजना है, मुझे लगता है कि स्वयं से भी किसान भाइयों को जागरूक होना होगा, क्योंकि ये जो क्षेत्र है अक्सर हाँ मानसून पे हमारी पूरी निर्भरता है। तो उसमें जो प्रश्न मैं कर रहा था, मैं चाहता हूं कि उसका एक बार ये हो कि निजी और सरकारी, क्योंकि अधिकतर बार समझ में ये आता है कि भूमि संरक्षण में जो तालाब वगैरह खोदी जाती है वो सरकारी ज़मीनों में ही खोदी जाती है या सरकारी संपत्तियों का ही उपयोग होता है, तो क्या निजी भागीदारी कितनी है इसमें? नहीं, ऐसा नहीं। हम लोग दोनों ही क्षेत्र में काम करते हैं। सामुदायिक ज़मीन पर भी काम करते हैं। जो योजनाएँ सामुदायिक ज़मीन पर कार्यान्वित की जाती है वो 100% अनुदान पर होती है और वहाँ सरकार पूरी राशि देती है। लेकिन जो योजनाएं निजी जो ज़मीन पर काम करती है, खास करके तालाब और वाटर हार्वेस्टिंग टैंक, 2 संरचनाएं हम लोग ज़्यादातर निजी ज़मीन पर ही कराते हैं। और निजी ज़मीन पर कराने पर वहाँ उसमें 70% अनुदान है और उसका लाभ किसान को दिया जाता है। किसान उसमें पानी एकत्रित करते हैं, उस पानी का अपने खेतों के लिए उपयोग करते हैं। इवन मछली पालन करते हैं। कुछ जगहों पर तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारे तालाबों में मछली पालन का भी जोरदार परिणाम देखने को मिला है। तो ये दोनों ही लोगों के लिए कार्यान्वित, जहाँ सामुदायिक ज़मीन पर योजना कार्यान्वयन किया जाता है वहाँ अभिकर्ता हम लोग गांव की बैठक बुला करके करते हैं। जहाँ निजी ज़मीन पर रहती है वो निजी लाभुक ही उसके कार्यान्वयन एजेंसी होते हैं। तो निजी किसान अगर इसमें आवेदन करते हैं तो उसके लिए कोई अहर्ता तय की गई हुई है?
नहीं, वो चाहते हो सिंपली उनकी ज़मीन अपनी हो और वो चाहते हो बनाना, और उसको एक चीज़ है, हम लोग कोई अग्रिम नहीं देते। एक हमारी रिजिड स्केल है, किसी भी किसान को हम अग्रिम नहीं देते हैं। आप हम वर्क ऑर्डर दे देते हैं, आप बना करके आइए, पैसा लेकर के जाइए। अच्छा, और लेकिन पैमाना फिक्स है कि इसी 2 साइज में मुख्य रूप से आप लोग करते हैं? हाँ, इसी 2 साइज के तालाब में हम लोग। एक और किसान भाई जुड़ गए हैं, उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो हेलो जी प्रणाम सर। प्रणाम, आप अपना नाम बताएं। मैं नीरज सिंह शिवहर बिहार से बोल रहा हूँ। शिवहर जी बोलिए। शिवहर जिले बिहार से। जी जी नीरज जी, प्रश्न बताएं आप अपना। मेरा प्रश्न है सर, जो गेहूं की खेती की गई है, उस गेहूं की खेती में 2 बार पानी देने के बावजूद भी फसल सूख रहा है और पानी सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, जिसके वजह से किसान को काफी समस्या झेलनी पड़ रही है। क्या नीरज जी, मैं बता दूं, गेहूं जब भी आप गेहूं बोने जाते हैं तो 2 सिंचाई में तो गेहूं नहीं होता है। अगर आप 2 सिंचाई में गेहूं काटना चाहते हैं तो ये अच्छी उपज आपको नहीं मिलेगी किसी भी हालत में। वैज्ञानिक अनुशंसा 5 सिंचाई की है, लेकिन 3 सिंचाई पर आप काम चला सकते हैं। तो इसीलिए 1 सिंचाई तो आपको व्यवस्था का इंतजाम करना ही चाहिए था गेहूं को। चाहिए ही होगा, क्रिटिकल स्टेज पे आने पे अगर आप सिंचाई नहीं देंगे तो उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और ऐसे स्थिति में हमको लगता है कि अगर इतनी अनिश्चितता है तो इनको फसल का विकल्प पे जाना चाहिए, और उसमें मक्का का, गेहूं के बदले बार्ली लगाइए या मक्का लगाइए। कुछ इस तरह के फसलों का विकल्प नीरज जी जरूर चुनिए, क्योंकि ये समस्या लगातार बनी रहेगी। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से सूचनात्मक अंतराल का, और हम तुरंत वापस आएंगे इस अंतराल के बाद। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6,000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। हम लोग चर्चा कर रहे हैं भूमि एवं जल संरक्षण की योजनाएं एवं उससे आपको होने वाले लाभ की। सर, अभी तमाम प्रश्न तो लग रहा है कि किसान भाई काफ़ी सचेत हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजना भूमि संरक्षण के अंतर्गत चलाई जा रही है किसानों के लिए, उसकी जानकारी दे दें। भूमि संरक्षण निदेशालय द्वारा भूमि एवं जल संरक्षण संबंधी 3 महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही है। पहला तो है 7 निश्चय 2। 7 निश्चय 2 में सरकार का निश्चय है कि हर खेत को पानी पहुंचाना है। हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए एक कंपोनेंट भूमि संरक्षण निदेशालय को सरकार ने निर्देशित कर रखा है कि वो 30 फीट तक के लिए पक्का चेक डैम का निर्माण कराना है। तो 30 फीट तक के पक्का चेक डैम का निर्माण हम लोग सभी जो बरसाती नदियां हैं उस नदियों पर बना रहे हैं। इसमें काफ़ी 450 पक्का चेक डैम इस साल हम लोगों ने बनाया है। टोटल 3 वर्ष की अवधि में 1480 चेक डैम बनाने का टारगेट है। तो ये योजना फ्लैगशिप स्कीम है सरकार की, और इस योजना ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट किया है। जहाँ भी चेक डैम बना है, रंगीन चेक डैम, वहाँ के लोगों का जीवन शैली में सुधार हुआ है, पानी मिलने लगा।
तो वहाँ के मवेशी को भी पानी मिलने लगा, वहाँ पानी एकत्रित हुआ तो अगल बगल सब्जी की खेती हो गई। सब्जी की खेती होने से लोग सब्जियाँ खाने लगे तो उससे न्यूट्रिशन लेवल सुधार हुआ। तो ये काफ़ी कुछ जगहों पर तो लोग उसमें तैरते हुए देखे गए, तो लोगों ने तैरना सीखा, जहाँ की तालाब गांव के क्षेत्रों में ये एक बड़ी सुविधा नहीं थी, तो उसका लाभ हुआ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी योजना है राज्य योजना। राज्य योजना के अंतर्गत हम लोग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स, जैसे कि तालाब हुआ, वाटर हार्वेस्टिंग टैंक हुआ, सिल्ट डिटेंशन डैम हुआ, जो मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए हम लोग सिल्ट डिटेंशन डैम बनाते हैं, कुआं भी बनाते हैं पीने के लिए। एक चीज़ ये, और उसके बाद जगह जगह हम लोगों ने कुछ योजना से चबूतरा भी बनवाया कम्युनिटी को बेनिफिट देने के लिए। तो राज्य योजना से भी काफ़ी संरचनाएं बनी है और उसका उपयोग ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा है। तीसरी योजना जो है, जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जलछाजन विकास, वो टारगेटेड एरिया के लिए योजना स्वीकृत होती है। बिहार में भी 34 परियोजनाएं स्वीकृत है, जिसमें कि 1,66,000 रकबे का ट्रीटमेंट करना है। तो उसमें वहाँ के लोगों की आवश्यकता और जगह की आवश्यकता के अनुसार हम लोग योजनाओं का चयन करते हैं, और जो वहाँ का डिमांड होता है उसके लिए एक DPR बनता है। DPR हम लोगों ने बना रखा है और DPR में सारी योजनाओं को इनलिस्ट कर रखा है और उसी से हम लोग करके काम कराते हैं। शुरुआती प्रवेश बिंदु कार्य में हम लोगों ने बड़े पैमाने पर चबूतरा बनाया है, खास करके अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के टोलों में, और उसका काफ़ी व्यापक असर देखने को मिला है। वहाँ जलछाजन समितियों की बैठक होती है, लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, बच्चे खेलते हैं, लोग उस पर गेहूँ वगैरह भी सुखा लेते हैं। तो काफ़ी एक उपयोगी संरचना बनी है। आगे आने वाले समय में और भी काम हम लोग करेंगे जिस पर कि लोगों को फायदा हो। ये तीन महत्वपूर्ण है। ये जो इतने भी प्रश्न अभी हमारे किसान भाई ने पूछा, उससे जुड़ा हुआ प्रश्न हम चाहते हैं आपसे करना कि ये पानी की दिक्कत, वाटर लेवल का गिरना और मानसून पे हमारी निर्भरता के दौरान, मतलब इसको एक जलवायु परिवर्तन से अगर देखें तो वैसे में क्या इनको अपने पौराणिक जो फसलें हैं उससे वैकल्पिक फसल की तरफ जाना चाहिए, या इसके लिए सरकार की तरफ से भी कोई पहल है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। खास करके वाटर स्ट्रेस जिलों में या जगहों में जहाँ भी पानी की कमी है, वहाँ भूल करके धान की फसल तो कहता है कि वर्षा पर आधारित है, चलिए वर्षा हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं होता है। लेकिन बाद वाली फसलों में गेहूं के फेरे में नहीं पड़ना चाहिए। बाद के फसलों में आप मोटे अनाज कोर्स सीरियल ले सकते हैं और उसको अगर आप उसको लेते हैं तो फिर वहाँ आपको पानी की कम ज़रूरत पड़ती है। और जो हम लोगों की संरचनाएं बनती है वो गेहूं को सिंचाई पूरा 4-5 इरिगेशन नहीं दे पाती, लेकिन दूसरी फसलों को 1-2 इरिगेशन जरूर दे पाती है। और वहाँ से तो ये सबको सलाह मेरी होगी कि अगर आप वाटर स्कार्सिटी के क्षेत्र में रहते हैं, जलवायु परिवर्तन से आप भी प्रभावित हैं, तो ज़्यादा वाटर कंज्यूम करने वाली फसलों को न उगाएं और ऐसी फसलों को पारंपरिक फसलों को उगाएं जिससे कि आपका न्यूट्रिशनल लेवल भी सुधार हो और आपको पानी की भी कम ज़रूरत हो और उसके आप अपनी फसल को पूरी तरह काट पाएं। किसान भाइयों, फसलों की जो अपनी आवश्यकता है उसको नहीं बदला जा सकता है, लेकिन आप अपने ज़रूरत के हिसाब से और जो वातावरण जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके हिसाब से फसलों के चयन में ज़रूर आप अपना निर्णय बदल सकते हैं। अन्यथा आने वाले समय में ये चुनौती बहुत ही गंभीर रूप लेगी और आप उन फसलों के साथ अटक के रह जाएंगे। अतः आपसे अनुरोध है कि आप आने वाले समय में फसलों के विकल्प को चुनें। आप किसी विशेष फसलों के विषय में यदि जानकारी चाहते हैं जिसमें मोटे अनाजों की चर्चा बार बार हो रही है, तो आप उसकी जानकारी यदि चाहते हो तो आप हमें पत्र लिखिए। हमारा पता है कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, पटना, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000 हमारा पिन कोड है। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है directorddkpatna@gmail.com। तो आप पत्र लिखें, मेल करें, जो भी करें आप स्पष्ट लिखें कि आपको किस विषय पे और क्या जानकारी चाहिए। सर, आज आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।